टू अनदर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ बेली। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बेलर का ड्यूटीज क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेली का ड्यूटीज क्या होता है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है ड्यूटीज मतलब कि बेली और बेलर होता कौन है। तो आपको तो याद ही होगा कि बेलर वो लोग होते हैं जो लोग गुड्स डिलीवर करते हैं और बेली वो लोग होते हैं जिन लोगों को गुड्स मिलता है, मतलब जिसको डिलीवर किया जाता है वो बेली। तो आज हम लोग 6 ड्यूटीज है बेली का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो चीज़। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ बेली अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ अ बेली। ड्यूटी टू टेक रेस्पॉन्स रीजनेबल केयर सेक्शन 151 में डिफाइंड है। ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स बेल्ड सेक्शन 160। ड्यूटी टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ गुड्स बेल्ड सेक्शन 153 एंड 154। Duty not to mix his own goods with the goods of the bailor section 155 to 157. Duty of bailee not to question the title of the bailor section 165 to 167. Duty to duty to bailee to pay increases or profits to the bailor section 163. हम लोग सारे sections या फिर सारे duties एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला आता है ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। अ बेली फॉर रिवॉर्ड इज रिक्वायर्ड टू टेक ग्रेटर केयर ऑफ गुड्स बिल्ड टू हिम देन अ ग्रेच्युटोस बेली। ये क्यों होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बेली फॉर रिवॉर्ड जो है और ग्रेच्युटोस बेली जो है इन दोनों में डिफरेंस यही आता है कि जो बेली फॉर रिवॉर्ड है वो कंसिडरेशन मतलब फॉर समथिंग मतलब पैसा के लिए काम कर सकता है, वो मतलब बदले में उसको कुछ चाहिए। और ग्रेच्युटोस बेली जो है वो फ्री में काम कर लेता है विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन। अब बेली फॉर रिवॉर्ड विल बी लायबल फॉर द लॉस ऑफ गुड्स। अगर कोई गुड्स खो देता है वो तो वो लायबल होगा बिल टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ हिज, उसके नेग्लिजेंस के कारण लॉस ऑफ गुड्स हो गया तो वो लायबल होगा। अब हम लोग कुछ केस लॉज आ जाते हैं जैसे कि मार्टिन वर्सेस लंदन कंट्री काउंसिल। द प्लेंटिफ वाज एडमिटेड एज अ पेशेंट टू द पेड हॉस्पिटल ऑफ द डिफेंडेंट। मतलब कि इसमें वाई सफरिंग पार्टी मतलब वाई प्लेंटिफ मान लो और एक्स डिफेंडेंट है, तो वाई को एडमिट कर दिया गया एक्स के हॉस्पिटल में। आफ्टर बीइंग एडमिट होने के बाद शी इंटरेस्टेड अ गोल्ड नेकलेस एंड अ सिगरेट केस टू द ऑफिशियल्स ऑफ द हॉस्पिटल। द सेड ऑफिशियल्स केप्ट द आर्टिकल्स इन अ ड्रग रूम में रख दिया फ्रॉम वेयर दे वर स्टोरन, जहाँ से मतलब हॉस्पिटल के ड्रग रूम में रख दिया उसका गोल्ड नेकलेस और सिगरेट केस, तो वहाँ से वो दोनों चीज़ चोरी हो गया। द किंग बेंच ऑफ इंग्लैंड का किंग बेंच ने ये बताया डिफेंडेंट्स लायबल मतलब हॉस्पिटल लायबल है बिकॉज दे वर गिल्टी ऑफ नॉट हैविंग टेकन एज मच के मतलब वो लोग इतना द रीजनेबल केयर उन्होंने हॉस्पिटल वालों लोग ने नहीं रखा, इसलिए वो लोग गिल्टी हैं फॉर दैट एज वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम द नेचर एंड गिल्टी एंड क्वालिटी ऑफ आर्टिकल डिपॉजिटेड विद देम। मतलब जिस टाइप ऑफ क्वालिटी का गोल्ड नेकलेस था तो उसको तो प्रॉपर केयर देना पड़ेगा, प्रॉपर सिक्योरिटी रखना पड़ेगा उसका। इसीलिए हॉस्पिटल जो था वाई जो एक्स जो था वो डिफेंडेंट था, वाई था सफरिंग पार्टी, तो वाई को तो लॉस हो गया, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया या लॉस ऑफ समथिंग, तो एक्स इसमें गिल्टी आएगा फॉर not having taken as much care as was required from the nature and quality of article deposited with them। ठीक है। ऑन द अदर हैंड
अ ग्रेचुइटस बेली विल बी लायबल, और जो ग्रेचुइटस बेली जो है ये हुआ बेली फॉर रिवॉर्ड, बेली फॉर रिवॉर्ड नहीं, ये ऐसे एक केस लॉ है, ड्यूटी फॉर रीजनेबल केयर में सेक्शन 151 में आता है। अब अगर एक ग्रेचुइटस बेली है वो लायबल तभी होगा जब इफ ही इज गिल्टी ऑफ विलफुल और ग्रॉस नेग्लिजेंस, मतलब कि वो इंटेंशनली में जानबूझ के उसने गलती किया है या फिर बहुत बड़ा एक नेग्लिजेंस ही दिखाया है। इन मॉडर्न पीरियड however the courts have endeavored to apply the same standard of care for both types of bailies. The leading case of this point, इस पॉइंट का लीडिंग केस था ब्लाउंट वर्सेस द वॉर ऑफिस, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, wherein the plaintiff's house was acquired by the war office but he was permitted to keep his goods in a room. प्लेंटिव जो सफरिंग पार्टी जो था, वाई मान लीजिए सफरिंग पार्टी है और एक्स है वॉर ऑफिस, ठीक है, तो दो अलग अलग पार्टी हो गया। तो वाई जो है जो सफरिंग पार्टी है वो वॉर ऑफिस ने एक्वायर कर लिया था, ले लिया था, और उसने परमिट कर दिया था प्लेंटिव को, मतलब एक्स को, कि तुम अपना कुछ गुड्स एक रूम में रख सकते हो, एंड पुट हिज लॉक इन इट। ड्यू टू द लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द आर्मी मैन पोस्टेड, मतलब कि वॉर ऑफिस था और बहुत कम ही, मतलब आर्मी मैन मतलब मिलिट्री मैन कम होने के कारण दे स्टोल अवे द सिल्वर प्लेट्स फ्रॉम द रूम। उस रूम में, जिस रूम में प्लेंटिव जो था एक्स ने अपना सिल्वर प्लेट रखा था, सर्टेन गुड्स रखा था, उसने मतलब उसका वो सब चोरी हो गया। ड्यू टू द लैक ऑफ आर्मी मैन, ड्यू टू द लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द आर्मी मैन पोस्टेड देयर, द कोर्ट हेल्ड दैट द वॉर ऑफिस, कोर्ट ने ये बताया कि वॉर ऑफिस जो था वो लायबल था फॉर द लॉस ऑफ सिल्वर प्लेट्स, क्योंकि वहां पे कम मिलिट्री मैन पोस्टेड थे सिक्योरिटी के लिए। ज्यादा होते तो चोरी नहीं होता, कम थे इसलिए चोरी हो गया, इसलिए लॉस हो गया अदर पार्टी को। तो जिसने लॉस करवाया तो उसको अपना कंपेंसेट करना होगा, वो लायबल है फॉर द लॉस ऑफ सिल्वर प्लेट्स। द कोर्ट हेल्ड दैट बाय अलाउइंग द प्लेंटिव टू कीप हिज गुड्स इन वन रूम, द डिफेंडेंट हैज assumed the responsibility of voluntary bailey, मतलब एक रूम में रख देने, मतलब पूरा एक तो घर में एक रूम में अगर तुम रख दोगे, मतलब कि एक रूम में सर्टेन गुड्स रखने के लिए परमिशन दे दिया, तो बाकी पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है डिफेंडेंट का, मतलब पूरा वॉर ऑफिस का रेस्पॉन्सिबिलिटी था। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब वॉलंटरी बेली की तरह वो मान लिया गया था कि वॉलंटरी बेली है, एंड दे वर रिक्वायर्ड टू टेक रीजनेबल केयर विच अ मैन वुड टेक ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। जैसे कि आदमी अपना प्रॉपर्टी का केयर करेगा वैसे ही उन लोग को भी करना पड़ता, ठीक है। तो पहला ड्यूटी तो हम लोगों ने जान लिया, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्यूटी की तरफ। अब अगला ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स बेल्ड, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 160। जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये पहला पॉइंट जो है ये सेक्शन 160 में लिखा हुआ है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन, मतलब कि बेली का जो ड्यूटी है रिटर्न करने का या फिर डिलीवर करने का अकॉर्डिंग टू द बेल, मतलब बेलर जो भी बोलेगा या तो उसको बेलर को, मतलब कि बेली जो है जिसके पास गुड्स, मतलब बेलर ने पहले बेली को गुड्स दिया, अब टाइम आया रिटर्न का, तो बेली या तो बेलर को रिटर्न कर देगा या फिर बेलर के डायरेक्शन में वो किसी और को भी दे सकता है विदाउट डिमांड एज सुन एज द टाइम फॉर विच दे वर बिल्ड हैज एक्सपायर्ड और द पर्पस फॉर विच दे वर बिल्ड हैज बीन अकम्प्लिश्ड। इन केस द गुड्स आर नॉट रिटर्न, अगर गुड्स रिटर्न, अगर बेली जो है गुड्स रिटर्न नहीं करता है या डिलीवर नहीं करता है टेंडर्ड एट द प्रॉपर टाइम, या फिर प्रॉपर टाइम में उसने डिलीवरी नहीं किया, रिटर्न नहीं किया बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट, क्योंकि बेली की गलती के कारण, ही विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल
टू द बेलर फॉर एनी लॉस, मतलब उसको लायबल ठहराया जाएगा, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने अपने गलती के कारण प्रॉपर टाइम में जो टाइम प्रेस्क्राइब किया गया था उस कॉन्ट्रैक्ट में कि उस स्पेसिफाइड टाइम में आपको ये मेरा गुड्स रिटर्न करना है, वापस डिलीवर करना है या फिर किसी और को डिलीवर करना है, उसने अगर अपने गलती के कारण नहीं किया है तो बेली खुद जिम्मेदार होगा। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन या डिटोरिएशन, खराब होना ऑफ द गुड्स फ्रॉम दैट टाइम। केस लॉ ले लेते हैं एक तो। इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अमर सिंह, द गुड्स रिसीव्ड बाय इंडियन रेलवे एज फॉरवर्डिंग रेलवे वाज लॉस्ट, द गवर्नमेंट वाज हेल्ड लायबल। फॉरवर्डिंग रेलवे जो था वो खो गया था। द गवर्नमेंट वाज हेल्ड लायबल बिकॉज द रेलवे फेल्ड टू रिटर्न, मतलब कि अमर सिंह का कुछ गुड्स रह गया था ट्रेन में, मतलब ट्रेन से आ रहा था पर ट्रेन ने वो चीज खो दिया, वो गुड्स खो दिया। तो जो इंडियन रेलवे था, जो फॉरवर्डिंग रेलवे था, उसने खो दिया। द गवर्नमेंट वाज हेल्ड लायबल बिकॉज द रेलवे फेल्ड टू रिटर्न द गुड्स। सिंपल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दैट इज नेक्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं थर्ड ड्यूटी, दैट इज ड्यूटी टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ गुड्स बिल्ड। ये 153 और 154 में है। पहला जो मैंने आपको ब्रैकेट में लिख दिया है सेक्शन 153 पहला पॉइंट है। तो येट अनदर ड्यूटी ऑफ बेली इज टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ गुड्स बिल्ड टू हिम, मतलब बेली का ये भी ड्यूटी होता है कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ऑब्लिगेशंस होते हैं कि जो गुड्स उसको मिला है, जो बेलर ने उसको गुड्स दिया उसको प्रॉपर यूज करे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, मतलब बेलर जो है वो उसके हाथ में है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को मतलब रिसाइन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है वो। इफ द बेली डज एनी एक्ट विद रिगार्ड टू द गुड्स बिल्ड, अगर ये तभी कर सकता है जब बेली जो है कुछ इफ ही डज एनी एक्ट विद रिगार्ड टू द गुड्स बिल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट, मतलब बेलमेंट में जो कंडीशंस दिया हुआ है उसके अलावा कुछ और दूसरा कोई एक्ट करता है, तब जाके बेलर के पास ऑप्शन आता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में मतलब वॉइडेबल वर्ड मतलब यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, मतलब या तो वो कैंसिल कर सकता है, मतलब बेलर के पास ऑप्शन आ जाएगा अगर बेली जो है उसने कोई सर्टेन एक्ट किया है जो कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट में नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, ए लेट्स टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग, ए देता है बी को अपना घोड़ा ताकि बी उस ए के घोड़े से थोड़ा घुड़सवारी करेगा। बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरेज, बी अपना मतलब बैलगाड़ी चलाने मतलब अपना गाड़ी को खींचने के लिए घोड़ा यूज करता है। द बेलमेंट में बी टर्मिनेटेड एट द ऑप्शन ऑफ ए, अगर ए चाहे तो वो उसी टाइम बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो था ए और बी के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्ट जो था ए और बी के बीच में जो था वो था कि ए बी को तभी घोड़ा देगा, मतलब ए जो है बी को घोड़ा दे रहा है अपना, क्यों? क्योंकि बी बोला था मुझे घुड़सवारी करना है, हॉर्स राइडिंग करना है, इसीलिए। बाद में पता चलता है कि बी जो है अपना कार्ट जो है गाड़ी जो है वो खिंचवाने के लिए अपना ए का घोड़ा यूज करना चाह रहा है, तब ए के पास ऑप्शन रहेगा कि वो टर्मिनेट कर सकता है, मतलब खत्म कर सकता है, एंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 154 क्या बताता है। इफ द बेली मेक्स एनी यूज ऑफ द गुड्स बिल्ड विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट, देखिए इफ द बेली मेक्स एनी यूज ऑफ द गुड्स बिल्ड मतलब कि जो गुड्स उसको मिला है अगर वो कोई दूसरा काम करता है अदर देन द कंडीशंस मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेलमेंट, he is liable to make compensation to the bailor for any damages arising
टू द गुड्स फ्रॉम और ड्यूरिंग सच यूज ऑफ देम। मतलब ये आता है कि अगर बेली जो है जिसको गुड्स मिला है, मतलब बेलर ने बेली को गुड्स दिया, तो एक्स और वाई के भाषा में आप समझिए, एक्स ने वाई को अपना गाड़ी दिया, ठीक है, एक्स ने अपना गाड़ी वाई को दिया ताकि वाई क्योंकि वाई ने बोला कि मुझे तुम्हारा गाड़ी चलाना है, ठीक है। तो फिर वाई ने गाड़ी चलाया, बट एज अ मतलब कि जो भी कंडीशंस में लिखा था बिलमेंट का, मतलब उसको गाड़ी नॉर्मल चलाना है, रास्ते पे चलाना है, मतलब सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है। मान लीजिए मुंबई टू दिल्ली जाना है, पर वो गया मुंबई टू कोलकाता। जो कंडीशंस जो था उसके अकॉर्डिंग उसने अपना काम नहीं किया, तो वो लायबल टू है टू मेक कंपेंसेशन टू द बेलर फॉर एनी डैमेज अराइज। मतलब उस चक्कर में कोई, मतलब मुंबई टू कोलकाता गया तो उस चक्कर में अगर कोई डैमेज अराइज होता है टू द गुड्स, मतलब गुड्स इस केस में आएगा, गाड़ी को अगर कोई डैमेज आता है या फिर कुछ भी होता है, डिस्ट्रक्शन या होता है, डिटोरिएशन होता है, तो वो लायबल होगा क्योंकि उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया। उस बेलमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ था जिसमें उसने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया, या रिटन हो या ओरल हो या एक्सप्रेस्ड हो, उसने उस अकॉर्डिंग नहीं किया। बेली ने अपना रोल उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, ब्रीच किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ड्यूटी। ड्यूटी नॉट टू मिक्स हिज ओन गुड्स विद द गुड्स ऑफ द बेलर। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ अ बेली नॉट टू मिक्स हिज ओन गुड्स विद द गुड्स ऑफ द बेलर। मतलब बेलर ने जो गुड्स दिया, ठीक है, बेलर ने कुछ अपना चावल दिया 1 kg, मतलब 5 kg चावल दिया बेलर ने वाई को, मतलब एक्स ने दिया वाई को 5 kg चावल। तो बेली जो है उसका ये भी ड्यूटी बनता है, अगर बेली के पास भी अगर 5 kg चावल है तो वो उसको मिक्स ना करे, बट इफ ही डज, अगर वो मिक्स कर देता है विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, अगर बेलर के कंसेंट में करता है, देन बोथ ही एंड द बेलर हैव एन इंटरेस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स इन द मिक्सचर दस प्रोड्यूस्ड। तो दोनों के मिक्सचर से जो प्रोडक्शन होगा वो दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा इक्वली, क्योंकि इसमें बेलर ने खुद ही कंसेंट दे दिया। इसमें लिखा है, सेकेंड लाइन में लिखा है, डज सो विद द कंसेंट ऑफ द बेलर। अगर बेलर नहीं देता तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर बेलर इस केस में बेलर ने दे दिया कंसेंट कि ठीक है तुम मिक्स कर सकते हो, मेरा गुड्स और अपना गुड्स दोनों मिक्स कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा, उसके बाद जो प्रोडक्शन होगा वो हम लोग बांट लेंगे। सेक्शन 155 में ही दिया हुआ है। अब आता है सेक्शन 156, बट इफ इट डज सो विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर। अगर बेली जो है 5 kg चावल अपना विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्स कर देता है उसके गुड्स के साथ, द गुड्स आर सेपरेबल प्रॉपर्टी एंड गुड्स शैल रिमेन द पार्टीज। अगर सेपरेबल प्रॉपर्टी मतलब कि अगर सेपरेट किया जा सकता है तो ठीक है, अगर नहीं सेपरेट किया जा सकता तब एक प्रॉब्लम है। And the bailey shall be bound to bear the expenses of separation and also any damage arising from the mixture। मतलब मिक्स कर दिया, बाद में सेपरेट नहीं कर पा रहा, तो जो भी डैमेज उसको हुआ 5 kg आटे का जितना भी खर्चा वो सब उसको देना पड़ेगा बेलर को वापस। In case bailey mixes his goods with the goods of the bailor and the goods are then inseparable। जैसे ऊपर वाला सेकंड वाला पॉइंट जो था उसमें था कि सेपरेबल प्रॉपर्टी है, सेपरेट करने के बाद भी अगर कोई डैमेज आ जाता है फ्रॉम द मिक्सचर, मतलब मिक्स करने के कारण कुछ डैमेज आ गया, मतलब कि बोला जाए कि एक्स ने कुछ दिए, मतलब कि बेलर जो है, एक्स जो है उसने वाई को कुछ दिया, वाई ने ले लिया, वाई का भी सेम चीज था या फिर अलग चीज मान लो आप, दोनों वाई ने दोनों को मिक्स कर दिया। हालांकि दोनों सेपरेट भी हो गया, पर सेपरेशन के बाद मतलब पहले जो जब मिक्स हुआ था मिक्सचर के कारण कुछ डैमेज अराइज हुआ, बट सेपरेट हो गया।
सेपरेट होने के बाद जो डैमेज हुआ उसका कॉस्ट जो है उसका जो एक्सपेंसेस है फॉर सेपरेशन, बेली शैल बी बाउंड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 157। इन केस द बेली मिक्सेस हिज गुड्स विद द गुड्स ऑफ द बेलर एंड द गुड्स आर देन इनसेपरेबल। मतलब हुआ कि ये वही वाला केस हुआ कि एक्स ने 5 केजी चावल दिया और वाई के पास भी 5 केजी चावल था। दोनों ने मतलब बेली जो था जिसको मिला 5 केजी चावल एक्स से, उसने अपना और उसका दोनों एक साथ मिक्स कर दिया। और अब दोनों तो 5 केजी चावल है तो टोटल 10 केजी राइस हो गया। अब दोनों तो इनसेपरेबल है, दोनों एक ही जैसा दिखता है। ठीक है, द बेली शैल बी लायबल टू कंपेंसेट द बेलर फॉर द लॉस ऑफ गुड्स। सिंपल है कि बेली जो जिसने मिक्स किया है वो लायबल है कंपेंसेट करने का जो भी लॉस हुआ है। 5 केजी चावल उसका जो लॉस हुआ, क्योंकि उस बेली के कारण, बेली के डिफॉल्ट के कारण बेली ने अपना गलती किया कि मिक्स कर दिया, उसके कारण जो भी डैमेजेस हुआ वो सेपरेट नहीं कर पाया, बेलर को नहीं दे पाया अलग से, वो रिटर्न नहीं कर पाया, वापस डिलीवर नहीं कर पाया, तो वो लायबल ठहराया जाएगा टू कंपेंसेट द बेलर फॉर द लॉस ऑफ गुड्स। यही आता है 157 में। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर ड्यूटी क्या है। ड्यूटी ऑफ बेली नॉट टू क्वेश्चन द टाइटल ऑफ बेलर। द रूल ऑफ कॉमन लॉ इज दैट जनरली अ बेली इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज बेलर्स टाइटल। मतलब बेली जो है वो स्टॉप्ड किया जाता है फ्रॉम डिनाइंग हिज बेलर्स टाइटल। ठीक है, he is not only justified in delivering to the baler or according to his direction, but he is not justified refusing to deliver ये जो स्टॉप्ड का मतलब जो आता है, अ बेली इज स्टॉप्ड, स्टॉप का मतलब होता है बार और प्रेक्लूड बाय स्टॉपेल फ्रॉम डिनाइंग हिज बेलर्स टाइटल। ही इज नॉट ओनली जस्टिफाइड इन डिलीवरिंग टू द बेलर और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन, बट ही इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड रिफ्यूजिंग टू, मतलब कि वो ये जस्टिफाई नहीं हो सकता कि वो डिलीवरी ना दे बेलर को, बेली अपना गुड्स बेलर को गुड्स, या फिर उसके डायरेक्शन में भी वो अगर वो इट इज नॉट जस्टिफाइड रिफ्यूजिंग टू डिलीवर टू द बेलर अनलेस ही इज अंडर द इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन एडवर्स क्लेम एंड डिपेंड्स अपॉन राइट एंड टाइटल बाय द ऑथोरिटी ऑफ द थर्ड पर्सन सो क्लेमिंग। सेक्शन 166 क्या बोलता है? सेक्शन 166 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स इफ द बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स। मतलब कि जो बेलर है अगर उसका कोई टाइटल नहीं है, मतलब कि उसका खुद का, मतलब कि अगर गाड़ी वो बेलमेंट के लिए दे रहा है, वो अगर गाड़ी वाई को दे रहा है, ठीक है, बेली को दे रहा है, अगर अपना गाड़ी दे रहा है और मान लीजिए वो गाड़ी उसका खुद का है ही नहीं, उसने कहीं से चोरी किया है, वो गाड़ी बेलमेंट के लिए दे रहा है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, यही आता है इफ द बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स एंड द बेली इन गुड फेथ, और बेली जो है गुड फेथ में डिलीवर देम बैक टू और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, मतलब बेलर के अकॉर्डिंग, बेलर के डायरेक्शन में वो डिलीवरी दे देता है गुड फेथ में, एंड द बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिलीवरी। तो सच उस टाइप का डिलीवरी में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा, क्योंकि वो गुड फेथ में किया था, उसको ये भी नहीं पता था कि वो जो बेलर जो गाड़ी दिया है वो उसका खुद का है ही नहीं। सेक्शन 166 ये प्रोवाइड करता है। और सेक्शन 167 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स इफ अ पर्सन अदर देन द बेलर, बेलर के अलावा कोई दूसरा आदमी क्लेम्स गुड्स बेल्ड, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बेलर
एंड टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। बेलर के अलावा अगर कोई दूसरा आदमी थर्ड पर्सन अगर आके बोलता है, क्लेम करता है जो भी गुड्स, मतलब बेलर ने पहले गुड्स दे दिया बिलमेंट में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, फिर थर्ड पर्सन आके क्लेम करता है कि वो मेरा गुड्स है मुझे दो, तो वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है कि वो बेलर को ना दे, बेली जो है वो बेलर को वो सब सर्टेन गुड्स मतलब वो गाड़ी ना दे, एंड वो डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। और कोर्ट को ये भी बोल सकता है कि आप डिसाइड करो कि गुड्स का टाइटल कौन है, मैं हूं या जो बेलर था, मतलब थर्ड पार्टी या बेलर। सिंपल है। अब आते हैं हम लोग आखिरी ड्यूटी, दैट इज ड्यूटी ऑफ बेली टू पे इंक्रीज और प्रॉफिट टू द बेलर। अब बेली इज बाउंड not only to return the goods billed but is also under obligation to return any increase or profit which accrued from the goods billed। मतलब आता है कि जो बेली है वो तो बाउंड है ही, उसका ऑब्लिगेशंस तो है, ड्यूटी तो है उसका कि वो गुड्स रिटर्न कर दे जो भी बेल किया गया है, बट ही इज ऑल्सो अंडर द ऑब्लिगेशन टू रिटर्न एनी इंक्रीज। मतलब कि जो भी सर्टेन गुड्स का अगर उसने बेल किया, उस बेलमेंट के दौरान अगर उसको कुछ प्रॉफिट होता है उस सर्टेन गुड्स से, तो वो प्रॉफिट भी उसको वापस देना पड़ेगा बेलर को। सेक्शन 163 में ये लिखा है, मतलब बेलर ने जो भी दिया, मान लीजिए कि क्या जो बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए छोड़ जाता है तो अपना गाय इन द कस्टडी ऑफ बी टू बी टेकन केयर ऑफ। ए चला जाता है बाहर, आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है अपना गाय छोड़ के कि मेरा गाय का ध्यान रखना, बी को बोलता है, ठीक है। द काव हैज अ काफ, बछड़ा मतलब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो बी इज बाउंड टू डिलीवर द काफ, तो बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास ड्यूटी आ जाता है कि उसको वो काफ को भी डिलीवर करे एज वेल एज द काव टू ए, ही इज बाउंड टू डू दैट। अब हम लोग आ जाते हैं केस लॉ में। जैसे कि केस लॉ मैंने आपको लिख दिया है, इन मोतीलाल हिरिया भाई वर्सेस बाई मुनी, द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट न्यू शेयर्स अलॉटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओल्ड शेयर, मतलब नया शेयर जो अलॉट किया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओल्ड शेयर्स प्लेज्ड बाय अ पर्सन, मतलब जो आदमी ने प्लेज किया नया शेयर को ओल्ड शेयर की तुलना में इन रिस्पेक्ट में अलॉट किया जाएगा, आर इंक्रीज और प्रॉफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 163 एंड हेंस द प्लेज कैन सक्सेसफुली क्लेम देन द कोर्ट डिक्रीड द सूट अकॉर्डिंगली। ये आते हैं आज के एंड ऑफ द क्लास में। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिए, और अगर आपको वीडियो सब समझ में आ जाता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ राइट्स ऑफ बेली में, या फिर अगर आपको कुछ क्लैट से मतलब कुछ लीगल मैगजीम्स के ऊपर वीडियोस चाहिए तो वो भी आप बोल दीजिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप बोल दो। लीगल मैगजीम्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो वो भी मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।